लॉ नंबर 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक क्रेडिट। पहले बुक को कोट करते हैं, यूज द विजडम, नॉलेज एंड द लैग वर्क ऑफ अदर पीपल टू फर्दर योर ओन कॉज। जैसा कि ये किताब मैन्युपुलेशन को लिखी है, आपको सामने वाले इंसान को कैसे मैन्युपुलेट करना है, उसको कैसे यूज करना है, किस तरीके से खुद को यूज होने से बचाना है। वैसे अगर किसी को यूज करने की बात की जाए तो काफी सारे तरीके हैं, लेकिन ये बुक 3 चीजों पे मेन फोकस करती है। पहली चीज है विजडम। विजडम क्या होता है? अगर हिंदी में इसकी बात की जाए तो विजडम का मतलब होता है बुद्धि और विवेक। नॉलेज मतलब ज्ञान, और लैग वर्क मतलब किसी से फिजिकल वर्क करवाना, कुछ भी इस प्रकार का काम जिसके लिए जरूरी होता है कोई स्पेसिफिक स्किल। कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, लैग वर्क, पैरों का जहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल हो, उस प्रकार के काम जिस कामों में इंसान अपनी फिजिकल बॉडी का ज्यादा यूज करता है। और लोग तो जानवरों को भी नहीं छोड़ते, उनसे भी लैग वर्क ले लेते हैं। और प्रॉफिट होता है खुद का, अपने प्रॉफिट के लिए दूसरों को यूज करने को, दूसरों को किस लेवल पे यूज करना है उसको हम इस लॉ में पढ़ने वाले हैं। और यूज करने के बाद उनके क्रेडिट को कैसे इस्तेमाल में लेना है, और क्रेडिट क्या होता है, किस तरीके से उसकी इतनी वैल्यू है, क्यों उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और कितनी इंपॉर्टेंस इंसान की छीन ली जाती है जब उसका क्रेडिट उससे छीन लिया जाता है। और जब आपके लिए कोई काम करता है ना, तो केवल आपकी टाइम और एनर्जी नहीं बचती है, आपका और भी बहुत प्रॉफिट होता है। हम सबके पास 24 आवर्स हैं, लेकिन द मोमेंट हमारे पास कोई ऐसा असिस्टेंट होता है, कोई ऐसा वर्कर होता है, कोई ऐसा हेल्पर होता है, तो हमें वो केवल हमारी एनर्जी और टाइम सेव नहीं करता, वो अपना टाइम और अपनी एनर्जी भी हमें दे देता है, जिससे हमारी टाइम और एनर्जी बढ़ जाती है। हमारे पास उसका टाइम भी होता है जिसे हम अपने बेनिफिट के लिए यूज में ले सकते हैं। और जिस पर्सन के पास, जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास ज्यादा वर्कर्स होते हैं, ज्यादा हेल्पर्स होते हैं, ज्यादा आइडिया होते हैं, वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, वो ज्यादा वैल्यू ऐड कर लेते हैं अपनी खुद की लाइफ में, हमारी लाइफ में, सोसाइटी की लाइफ में। और लास्ट में होता क्या है, जो भी हमारा वर्कर है, जो भी हमारे बोलने पे उसने काम किया है, जो भी हमारी एडवाइस को उसने फॉलो किया है, उसको कोई याद नहीं रहता। बस हमारे प्लान्स को जो हमने एग्जीक्यूट किया है विद द हेल्प ऑफ दैट पर्सन, उसको याद रखा जाता है। और यही ऑर्गेनाइजेशन करती है, यही कंट्री करती है, और यही इंडिविजुअल लोग करते हैं, छोटे से बड़े लेवल पे। हमारे घर में जो सफाई है, हमारे घर में जो डेकोरम है, हमारे घर का जो बैलेंस है, या फिर हमारी सिटी का बैलेंस है, उसका क्रेडिट कभी हम एक इंसान को नहीं देते, लेकिन हमेशा कोई ना कोई आकर एक क्रेडिट ले ही लेता है। क्रेडिट सीकर होते हैं। और ये बुक हमें बहुत गहरी बात समझाती है, नेवर डू योरसेल्फ व्हाट अदर्स कैन डू फॉर यू। उस काम को बिल्कुल भी मत करो जो काम आपके लिए कोई दूसरा इंसान कर सकता है। और ये एडवाइस कितनी प्रैक्टिकल है और कितनी रियलिस्टिक है, इसको हम इस लॉ में समझने वाले हैं। पता है, कुछ लोग मानते हैं कि इतनी ज्यादा मेहनत करना कुछ खास जरूरी नहीं है, लेकिन अपने एनवायरनमेंट में रखी हर चीज को यूटिलाइज करना जरूरी है, उसको इस्तेमाल करना जरूरी है, उसको यूज करना जरूरी है। और जब हमारा ईगो हमसे सवाल करता है ना कि तुमने काम जो करना था वो किया क्यों नहीं, तो हम अपने दिमाग को एक्सक्यूज देते हैं क्योंकि हमने हार्ड वर्क कम किया था। कुछ लोग सेल्फ ब्लेमिंग करना शुरू कर देते हैं, अपनी सिचुएशन को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। हमारे फोकस को, हमारे कॉन्फिडेंस को और हमारी हाई वैल्यूज को हम किसी दूसरे की तरफ मोड़ देते हैं। एंड पुशफुल थिंग्स, और जो चीजों को हटाया जा सकता है लाइफ से, हम उनको हटा देते हैं, जो कि एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है। बट यू नो व्हाट, अ मैनिपुलेटर नेवर डू दैट। एक मैनिपुलेटर कभी इस तरीके से काम नहीं करता, वो हमेशा चीजों को क्रेडिट लेने के लिए और सामने वाले को ब्लेम करने के लिए तैयार रहता है। आपको पता है जैकी चैन की फाइटिंग स्किल्स में डिफरेंट क्या था, उसके फाइटिंग एक्शंस में डिफरेंट क्या था? वो अपनी सराउंडिंग की चीज़ों को यूज़ करता था फाइटिंग में, तो वो फाइट काफ़ी रियलिस्टिक लगती थी। वो अपनी सराउंडिंग की हर चीज़ को जितना यूज़ कर सकता था ना अपनी फाइट में, उसको यूज़ करके दिखाता था कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल फाइट में आप केवल गन से और हाथों से नहीं लड़ते हो, आप अपनी सराउंडिंग को यूज़ करते हो। एंड इन रियल लाइफ केवल हम अपने आप को ब्लेम करके, अपने आप को नेगेटिव थॉट्स के साथ हम कुछ चीज़ अचीव नहीं कर सकते। हमें अपने पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इनको अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। और सोचने वाला सवाल ये है कि क्या हम केवल अपने दिमाग को भी अच्छे से यूज़ करते हैं? जो इंसान अपने माइंड को अच्छे से यूज़ कर सकता है, फिर वो अपने रिसोर्सेज को भी अच्छे से यूज़ कर सकता है, और फिर वो लोगों को भी अच्छे से यूज़ कर सकता है, उनके क्रेडिट्स को ले सकता है। लेकिन फर्स्ट जो शुरुआत होती है वो आपके माइंड को एक सही डायरेक्शन में यूज़ करने से होती है। और क्रेडिट लेना और क्रेडिट देना बहुत क्लेवरनेस का गेम है। हर इंसान का क्रेडिट नहीं लेना है और हर इंसान को क्रेडिट नहीं देना है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल है आपको दूसरे इंसान से अपने लिए काम करवाना। नो डाउट आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें सेम मोटिवेशन, सेम एनर्जी कैसे इंसर्ट करेंगे जो आप उस काम को लेके फील कर रहे हैं। और यहाँ पर ही नेगोशिएशन, कॉन्वर्सेशन स्किल्स और यहीं पे मैनिपुलेशन काम करता है, हमें सामने वाले से कैसे काम करवाना है। और इसलिए लॉ नंबर 7 हमें समझाना चाह रहा है, अपना काम आप दूसरों से करवाइए और उसका प्रॉफिट पाइए। और जितने ज़्यादा लोग आपके अंडर काम करते हैं उससे क्या होता है, आपकी पर्सनल पावर बढ़ती है, आपकी रेपुटेशन बढ़ती है समाज में। और बड़ी ब्रांड्स और ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करते हैं, वो अपने मैक्सिमम ग्रुप को ये समझा देते हैं कि जो भी आप ये करने वाले हो इससे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है, इसका पूरा क्रेडिट आपको मिलेगा। और इसे सुनने के बाद ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ओके, ये जो भी मैं काम करने वाला हूँ ये पर्सनली मेरा काम है। और जैसे ही उसको लगता है ये मेरा काम है, वो उस काम में 100% अपना देना शुरू कर देता है। और द मोमेंट वो काम कंप्लीट होता है, वो ब्रांड, वो ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक मूवी प्रोडक्शन अपना नाम हाईलाइट कर देता है, ये सारा काम मेरे अंडर में हुआ है। और आखिर में बस हमारे दिमाग में जो इमेज बनती है वो
वो ब्रांड की इमेज बन के रह जाती है, क्योंकि सारा क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांड या फिर एक पर्सनैलिटी लेके चली जाती है। आर यू अवेयर ऑफ घोस्ट राइटिंग? अपने नाम से एक किताब लिखवाना और उस इंसान से लिखवाना जिसके राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, जिसकी एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं वर्ड्स को लेके, और उस बुक को लेकर अपने नाम से पब्लिश कर देने को घोस्ट राइटिंग बोलते हैं। और उस बुक में अपना बड़े अक्षरों में नाम लिखवा दिया जाता है। ऑफ कोर्स वो प्रोफेशनल एग्रीमेंट होता है, लेकिन इन सारे क्रेडिट्स को मिला के एक इंसान की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, और उस क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए वो इंसान कुछ भी करता है, वो किसी भी तरीके से अपने क्रेडिट्स को बढ़ाता है। इसलिए हमारी सोसाइटी में क्रेडिट लेने को पावर स्ट्रगल में देखा जाता है। हम एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, ऑर्गेनाइजेशंस, फाउंडर्स, एनजीओ एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस। और स्पेशली मीडिया में तो अलग ही एग्जांपल सेट है क्रेडिट लेने का। इन इंडिया मोस्टली चैनल्स ने अपने आप को नंबर 1 घोषित कर रखा है, ताकि जो नंबर 1 पोजीशन का क्रेडिट है वो कभी उनसे दूर ना जाए। इसलिए उन्होंने अपने आप को लाइफ टाइम के लिए नंबर 1 कंसीडर कर लिया है। और इवन अगर हमें किसी को इन्फ्लुएंस करना है ना, तभी हमें क्रेडिट वर्ड को यूज करना आना चाहिए, जिसे हम पावर में यूज कर सकते हैं, इमोशन में यूज कर सकते हैं, उसको एटीट्यूड के तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको डिसरिस्पेक्ट के तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप उसको प्यार से समझा सकते हैं, ताकत से समझा सकते हैं, इमोशन की मदद से समझा सकते हैं, एक अच्छे एटीट्यूड के साथ समझा सकते हैं, डिसरिस्पेक्ट ना करके समझा सकते हैं। पर हम किसी को भी बदतमीजी के साथ कुछ नहीं समझा सकते। हमें एक पोलाइट बिहेवियर बनाना पड़ता है, इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, तभी आपका मैनिपुलेशन काम करता है। नेवर चैलेंज पीपल फॉर देयर kindness and intelligence, this strength their defensiveness। और रिसेंटली मैंने एक रोड रेज फाइट विटनेस किया, वहां पे भी सेम सिचुएशन थी। एक इंसान ने दूसरे इंसान की काइंडनेस और इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन किया, अबे देख के नहीं चल सकता, और सामने वाले को लगा कि चलो इसको दिखाते हैं कि कैसे देख के चलना होता है। पॉइंट इज कभी भी किसी सामने वाले इंसान को उसकी काइंडनेस और उसकी इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन मत करो, फिर वो आप डिफेंस में आ जाता है कि मैं बिल्कुल काइंड हूँ, मैं बिल्कुल इंटेलिजेंट हूँ, तुम बेवकूफ हो। और किसी से काम करवाना है तो उसको इमोशनली हर्ट मत करो और उसकी बुद्धि पे सवाल मत उठाओ, उसको उसी चीज को बहुत प्यार से समझा दो, बहुत अलग तरीके से समझा दो, बट इमोशनल हर्ट नहीं करना, क्योंकि हमारी लाइफ में वो साइड कैरेक्टर है, बट वो अपनी लाइफ का तो मेन कैरेक्टर है ना। तो और मेन कैरेक्टर को कभी डिस्ट्रेस नहीं पसंद आती है। मेक देम फील दैट दे आर डूइंग इट फॉर ओन विल। ऐसे ही मन लगाकर काम करेगा ना, तेरी पगार बढ़ा देंगे, तुझे प्रमोशन मिल जाएगा, तुझको सीखने को मिलेगा, और बहुत सारी चीजें तेरे को समझ में आएंगी अगर तू काम मन लगाकर करेगा। और इस काम को ऐसा कर कि मेरे को याद रहे कि ये काम तूने किया था, और इस काम का पूरा क्रेडिट तुम्हें जाएगा। और जो मैनिपुलेशन करने वाला होता है वो कभी नहीं बोलता है कि वो क्रेडिट वो खुद लेने वाला है, वो हमेशा आपको ये जताएगा कि ये क्रेडिट आपको ही मिलने वाला है। अब मैनिपुलेशन ना पूरे सेंटेंस में नहीं होता, मैनिपुलेशन कुछ लाइनों में होता है। पहले आपने और अच्छा काम किया था और अब वो वाली बात नहीं है इसमें। द मोमेंट आप ये लाइन यूज करते हो ना, आप क्या करते हो, आप उसको चैलेंज कर देते हो। वो अपने आप को प्रूव करना होता है उसको, उस काम को और अच्छे से करने के लिए, और आपको इसमें दोनों में प्रॉफिट है, क्योंकि अगर वो आपको प्रूव करता है तो भी आपका काम अच्छा होगा, अगर वो आपको प्रूव नहीं करता लेकिन आपने अपनी जो लाइन बोलनी थी, जो आपको मैनिपुलेशन दिखाना था, आपने बोल दिया, को बुरा भी नहीं लगेगा। उसको हमने ये भी बता दिया कि तूने जो पहले काम किया था वो भी हमें याद है, तो इस काम को जो तू करने वाला है ये भी हम याद रखेंगे। इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम सामने वाले इंसान को फील क्या करवा रहे हैं, क्योंकि जो आप फील करवा रहे हैं ना, वही वो आपकी इमेज वो अपने दिमाग में बना लेगा। और हम जानते हैं हम उन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं जो हमें हैप्पी फीलिंग क्रिएट करके देती है, जो हमें अच्छा फील करवाती है, हमें सुपीरियर फील कराती है, हमें क्रेडिट देती है हमारी चीजों के लिए। और आपको याद है जब आप उन रील्स को देख के हंसते हो जो आपको बहुत ब्रेन रॉट लगती है, जिसमें लगता है इतनी लो आईक्यू किसका हो सकता है, क्योंकि वहां पे उस चीज को देखकर आप अपने आप को सुपीरियर फील कर रहे होते हो, और वो चीज आपका अटेंशन ले लेती है, जो हमने लास्ट लॉ में पढ़ा था। एंड वी हेट दैट फीलिंग व्हेन समवन डिसरिस्पेक्ट us and make fun of us, not give value to our words and feeling। बहुत बुरा लगता है कुछ लोगों को जब उनकी डिसरिस्पेक्ट होती है, फिर उनका मजाक बनता है। बस वो कारण ये होता है कि वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो इसलिए हम लोगों को नहीं पता लगता है कि उन्हें बुरा लग रहा है, बट सम पीपल ब्रोक देमसेल्फ फ्रॉम इनसाइड। ओके चलो अब कोई बड़ा एग्जांपल उठाते हैं, गूगल, स्पेसएक्स, जियो और एप्पल। ये सारी ब्रांड्स दुनिया से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड्स को हायर करती हैं और अपने एम्बिशंस को और अपने गोल्स को अचीव करती हैं, और क्रेडिट सारा खुद ले लेती हैं। एंड यू नो व्हाट, एवरी सक्सेसफुल पर्सन सी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, यूज स्किल्स ऑफ अदर्स टू अचीव देयर ओन पर्पस। सो दिस इज द पावरफुल लर्निंग टू गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स। और इंसानियत का गंदा चेहरा पता है कब दिखता है, जब आप ह्यूमैनिटी को मरता हुआ देखते हो। कुछ इस लाइन को इतना सीरियस ले लेते हैं, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू, वो बच्चों से काम कराना शुरू कर देते हैं, जिसे हम चाइल्ड लेबर बोलते हैं, क्योंकि एक बच्चे को उतना पे नहीं करना जितना एक एडल्ट मैन को पे करना पड़ेगा, एक एडल्ट वुमेन को पे करना पड़ेगा। एंड इन केस उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है तो उसको एक्सीडेंट बोल के अवॉइड कर सकते हैं, जो कि समय के साथ दुनिया की सबसे बड़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम बन गई थी, जिसे द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने फिगर आउट किया, और जिसके लिए कन्वेंशन नंबर 138 एंड कन्वेंशन नंबर 182 लेके आया गया। तो
तो हमें इस लॉ को यूज करते समय इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हम किसी की लाइफ की डिग्निटी खराब ना कर दें। किसी से काम करवाना हमें तो बेनिफिट करे पर उसको हार्म ना करे, क्योंकि एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर, किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है। इसलिए बहुत सोच समझ के प्लानिंग के साथ चीजें एग्जीक्यूट की जाती हैं। और हमने अपनी सोसाइटी में इस टाइप के लोगों को अपनी क्रेडिट को खाते हुए देखा है। बॉस, मैनेजर, डायरेक्टर, चीफ, कैप्टन, हेड, एग्जीक्यूटिव, गाइड, रिप्रेजेंटेटिव, लीडर एंड ठेकेदार, मोस्ट ऑफ टाइम दे ऑल टुक क्रेडिट ऑफ देयर ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम जानते हैं इंडिया में वर्किंग कल्चर काफी राइज कर रहा है। हम कई सारी चीजों के लिए दूसरों पे डिपेंड हो चुके हैं। मॉर्निंग में सुबह के न्यूज़पेपर से लेकर रात में कॉलोनी की सेफ्टी तक। और पता है, काम करवाना एक आर्ट है बट काम का क्रेडिट लेना एक पावर है, और पावर सबको चाहिए। इवन रूल ऑफ जंगल, लॉ इन इज किंग बिकॉज बैलेंस ऑफ पावर। उसको पता है कि उसको अपनी पावर को कैसे बैलेंस करना है, इसलिए वो वहां का राजा कहलाता है। और जिस पर्सन के ऊपर या जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा लोग डिपेंड होते हैं ना, उस ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी और पावर बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, एलन, 1,30,000 एम्प्लॉयज आर देयर इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। इवन इन टाटा ग्रुप 10 लाख पीपल्स आर देयर। आपके अंदर प्रतिभा है, आपके अंदर टैलेंट है, बहुत अच्छी बात है। उसी टैलेंट को इस्तेमाल करके अगर हम एक मैनेजेबल सिस्टम बना देते हैं तो वो हमारे नाम को और हमारी ब्रांड को एक इमोर्टल वैल्यू प्रोवाइड करता है। अनफॉर्चुनेटली वी आर स्लेव ऑफ अवर मेंटलिटी एंड स्मार्ट पीपल फॉलो पैटर्न। दिमाग के साथ दिमाग वालों से काम लिया जाता है और हमें भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैन्युफैक्चरर कौन है, अनटिल अनलेस वो चाइना से हो। इवन यूट्यूब भी एक एग्जाम्पल है, क्योंकि ये लोगों को क्रेडिट देता है, इसलिए लोगों ने इसकी वैल्यू की है। ओके, अब ये 4 बेसिक पॉइंट्स हैं व्हाई वी शुड यूटिलाइज अदर पीपल। नोबडी लाइक रन डाउन एंड बर्न आउट हीरो। बना बनाया स्टार सबको पसंद आता है, बनता हुआ स्टार किसी को पसंद नहीं आता। दुनिया रिजल्ट मांगती है या फिर भीड़ में जाना पसंद करती है। या तो आप भीड़ में टॉप पे होने चाहिए या फिर आपका रिजल्ट टॉप पे होने चाहिए। उसके लिए हमें अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, और जो हम बढ़ा पाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट। पॉइंट नंबर 2, देयर आर सम स्किल्स दैट यू डू नॉट पोसेस। मैंने लास्ट नाइट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गूगल से पूछा था, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि मैं उसकी एक लिस्ट बना सकूं और देखूं कि मैं किस किस सब्जेक्ट्स को जानता हूं और कौन से नए सब्जेक्ट्स हैं जो इस दुनिया में हैं जिसके बारे में हमें अवेयरनेस भी नहीं है। और मैं उस लिस्ट को बनाकर अपने आप को उस सारी नॉलेज के साथ इनहेंस करने की कोशिश करूंगा। और गूगल ने मुझे बहुत क्यूट आंसर दिया, देयर इज नो सिंगल डेफिनेट नंबर फॉर द टोटल अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इसका मतलब हमारी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी पर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स और नॉलेज कभी खत्म नहीं होने वाला। और इसलिए हमें इस चीज को मान लेना चाहिए कि हम हर स्किल को कॉन्कर नहीं कर सकते, और जो स्किल में बेस्ट है या फिर परफेक्ट है तो उसको हायर कर सकते हो या फिर आप उसको फॉलो कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है, स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जाइंट कैन बी अ ब्रिलियंट मैनिपुलेशन। काफी लोग अपने आप को हायर अथॉरिटी के साथ एसोसिएट करते हैं ताकि बाकी लोग उनको देख के समझ सकें कि वो सचमुच में पावरफुल पोजीशन को होल्ड करते हैं और वो अथॉरिटी रखते हैं सोसाइटी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में, एंड दे ओन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द अथॉरिटी। पॉइंट नंबर 4, शेयरिंग द क्रेडिट विद अदर्स। अगर वो लोग सारा क्रेडिट खुद ले लेंगे तो वो ग्रीडी लगेंगे, इसलिए वो जानबूझकर अपना क्रेडिट थोड़ा सा शेयर करते हैं ताकि वो किसी इंप्लॉय को और वर्कर को आउटशाइन ना कर दे, जो कि हमने लॉ नंबर 1 में पढ़ा था। और उस आइडिया को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मैनेजमेंट में, प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, और जिसने आइडिया दिया था उसमें, और जिसने आइडिया दिया था उसको भी क्रेडिट दिया जाता है ताकि वो नेक्स्ट टाइम और ज्यादा क्रिएटिव आइडिया के साथ आए। लेकिन एट द एंड ज्यादा पॉपुलैरिटी और ज्यादा अटेंशन और ज्यादा क्रेडिट जो मिलता है वो ब्रांड को मिलता है और उसके हेड को मिलता है। इवन रूल ऑफ जंगल, जो एनिमल्स खाने को हंट करते हैं वो अपने बचे हुए खाने को छोड़ देते हैं और दूसरे जानवरों को उसको खाने देते हैं। वल्चर्स आ जाते हैं, एंट्स आ जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक बर्ड्स होती हैं जो एलिगेटर के माउथ में जाके उसके खाने को, बचे हुए खाने को खाते हैं ताकि उसके दांत तो खराब ना हो जाए। और वो जानवर जो सबको फाड़ के रख सकता है वो उस चिड़िया को बिल्कुल कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता है कि अगर इस चिड़िया ने वो बचा हुआ खाना और बचा हुआ वेस्ट नहीं खाया तो उससे इसके दांत सड़ जाएंगे और दांत खराब हो जाएंगे, जिससे कि वो हंट नहीं कर पाएगा। सो दे डिपेंड ऑन ईच अदर द वे वी डिपेंड ऑन ईच अदर। इवन वर्ल्ड की सबसे फेमस स्पीचेस को भी किसी दूसरे पर्सन ने लिखा है और मेन कैरेक्टर ने अपनी एनर्जी, एफिशिएंसी और पावर को वर्ड्स में इनिशिएट किया है। और अगर हमें बचना है कि कोई हमारे क्रेडिट को डाइजेस्ट ना कर ले तो हमें इस 4 सब्जेक्टों पे अपनी कमांड बना लेनी चाहिए, नेगोशिएशन, ह्यूमन नेचर, मनी एंड सेल। हम ह्यूमन नेचर पढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में हम नेगोशिएशन, ह्यूमन नेचर, सेल्स और मनी के ऊपर और वीडियोस लेके आने वाले हैं। और अब हम इस बुक के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, मोस्ट ब्रिलियंट इनोवेटर एंड ही इज वेरी एम्बिशियस। कहानी शुरू होती है 1883 से सर्बियन साइंटिस्ट जिसका नाम था निकोला टेस्ला, जो कि काम करते थे यूरोपियन डिवीजन में of the Continental Edison Company. The most extraordinary human being on planet at that time is Tesla. और उनके पास दुनिया को एक अलग तरीके से देखने का नजरिया था। और उस समय टेस्ला वर्क करते थे प्लांट मैनेजर चार्ल्स बैचलर के अंडर, जिसने एडवाइस दिया टेस्ला को क्यों ना अपने टैलेंट को आप अमेरिका लेके जाएं, जहां पे आपके टैलेंट को और ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। और टेस्ला ने एग्री किया चार्ल्स की बात के साथ, और चार्ल्स ने उनको उस समय के सबसे फेमस इनोवेटर के पास भेजा जो कि न्यूयॉर्क में थे, थॉमस एडिसन। और जब एडिसन और टेस्ला पहली बार मिले, एडिसन इमीडिएटली
इमीडिएटली हायर टेस्ला। और एडिसन ने रिकग्नाइज किया टेस्ला की एक्सपर्टीज को, और एडिसन ने टेस्ला को एक चैलेंजिंग टास्क दिया, और टास्क ऐसा था कि उस पर भरोसा था कि टेस्ला से पूरा नहीं कर पाएंगे। एडिसन ने बोला अगर आपने इसको पूरा कर दिया तो मैं आपको $50,000 दूंगा। और उस समय टेस्ला को दोनों चीजें चाहिए थी, पैसा भी और रिस्पेक्ट भी। और टेस्ला ने अपने आप को डेडिकेट कर दिया उस टास्क को पूरा करने में। और उस जॉब में इन्वॉल्व था रीडिजाइन करना एडिसन के डीसी डायनेमिक जनरेटर को। और टेस्ला ने फुली फोकस्ड हो गए उस काम को एग्जीक्यूट किया, और सरप्राइजफुली उस टास्क को उन्होंने पूरा कंप्लीट कर दिया। और उसके बाद सॉल्यूशन को प्रेजेंट किया उन्होंने एडिसन के सामने, और एडिसन को ये सॉल्यूशन इफेक्टिव लगा। व्हेन टेस्ला आस्क फॉर द प्रॉमिस $50,000, एडिसन ने रिप्लाई किया तुम लगता है यहाँ पर नए हो, जो कि एक स्लैंग वर्ड था अमेरिकन ह्यूमर का। पैसा ना देके टेस्ला को एडिसन ने क्लियर कर दिया था कि उसको टेस्ला को लेके इनसिक्योरिटीज हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेटर हो और उसको अपने ऊपर प्राइड ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता ना। अपने ऊपर प्राइड भी है और अपनी प्राइड को खो जाने का डर भी, जो कि टेस्ला ने नहीं समझा था उस समय। और जिस समय टेस्ला एडिसन की कंपनी में काम कर रहे थे, टेस्ला ने डेवलप किया था एक प्रोजेक्ट जो था अल्टरनेटिव करंट AC, सुपीरियर टू एडिसन डायरेक्ट करंट DC हाउएवर। और उस समय कोई भी ताकत ऐसी मौजूद नहीं थी जो एडिसन को ये चीज समझा दे कि AC इज बेटर, कि टेस्ला ज्यादा बेटर है एडिसन से। और जैसा कि होना था, एडिसन ने सपोर्ट नहीं किया टेस्ला की रिसर्च को, और हमेशा उस चीज का विरोध किया जो भी टेस्ला के फेवर में थी। और कुछ समय बाद टेस्ला ने उस कंपनी को छोड़ दिया और अपने लिए न्यू इन्वेस्टर को देखा। और अब एंट्री होती है नए कैरेक्टर की, जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेस्ड थे टेस्ला के AC करंट से। और वेस्टिंगहाउस काफी ज्यादा अनफैमिलियर थे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से और इन्वेंशन से, पर वो बिजनेस समझते थे। एंड ही साइन अ रॉयल्टी चार्टर फॉर टेस्ला AC पेटेंट। और समझदारी दिखाते हुए वेस्टिंगहाउस ने AC करंट को अपने नाम के साथ बेचना शुरू कर दिया, और लोगों को लगने लगा कि जो ये इन्वेंशन है AC करंट का, ये वेस्टिंगहाउस ने किया है। कुछ समय बाद काफी साइंटिस्ट ने क्लेम किया इस इन्वेंशन के लिए, और इतने शोर में टेस्ला का नाम खो गया। और एक साल बाद नया कैरेक्टर इन्वॉल्व होता है JP मॉर्गन, जिसने टेक ओवर कर लिया वेस्टिंगहाउस को। और इस बात को वेस्टिंगहाउस ने एक्सप्लेन किया टेस्ला को, इफ ही हॉनर्ड देयर रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट, उसकी कंपनी सर्वाइव नहीं करेगी और वो टेस्ला को पूरी रॉयल्टी भी नहीं दे पाएगा। और टेस्ला ने कॉन्ट्रैक्ट को खुद से देखा, जिसमें मेंशन था वेस्टिंगहाउस ने पेड किया टेस्ला को $2,1600 फॉर हिज पेटेंट्स। ऑफकोर्स ज्यादा अमाउंट था, लेकिन बात जो हुई थी वो $12 मिलियन की हुई। एंड टेस्ला नेवर गेट द फुल क्रेडिट ऑफ देयर वर्क फॉर हिज ग्रेटेस्ट इन्वेंशन। इवन द गुगेलियो मार्कोनी Who invented the radio, जिसने टेस्ला के पेटेंट्स को यूज किया था रेडियो ट्रांसमिशन के लिए, पर यहाँ से बिना पैसा मिला ना क्रेडिट मिला, जबकि उन्होंने बनाया था AC जनरेटर को, इवन AC पावर सिस्टम्स एंड इंडक्शन मोटर्स। पर किसी भी इन्वेंशन के साथ टेस्ला का कभी नाम नहीं लिया गया, और टेस्ला ऐसा बिलीव करते थे कि साइंस को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। और टेस्ला ने हमेशा अपने काम पे ध्यान दिया, उन लोगों ने उनको एक्सप्लॉइट किया, बट ही ऑलवेज डेडिकेटेड टू हिज वर्क। और जब तक टेस्ला को ये चीज रियलाइज होती, अनफॉर्चुनेटली उनको काफी गरीबी में मरना पड़ा। और कहानी की दूसरी तरफ एडिसन, जो कि ना एक साइंटिफिक थिंकर था ना कि एक इनोवेटर था। और एडिसन ने एक बात बोली थी जो हमारे लॉ नंबर 7 को एक्सप्लेन करती है। बोला था मुझे मैथमेटिक्स सीखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई कैन हायर अ मैथमेटिशियन। इसलिए ये स्टोरी हमें एक्सप्लेन करती है, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। हमें एडिसन की बात काफी खाली सी खोखली सी लगती है, लेकिन याद रखो एडिसन इज द ओनली पर्सन जिसने उस समय 1000 इन्वेंशन को अपने नाम पे पेटेंट करवाया था, और उन्होंने इस चीज को खुल के एडमिट किया था। एवरीवन इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री स्टील्स, आई हैव स्टोलन टू बट आई नो हाउ टू स्टील। जो पहला लेसन हमें स्टोरी से सीखने के लिए मिलता है कि इनोवेशन और क्रिएशन इंपॉर्टेंट है, बट उसका क्रेडिट लेना भी इंपॉर्टेंट है, और अपनी क्रिएशन को दूसरों से बचाना भी इंपॉर्टेंट है। और इस चीज को इंश्योर करना कि जो भी क्रिएशन हमने क्रिएट किया उसका क्रेडिट हमें ही मिले। और जैसा कि यूट्यूब पे भी होता है कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम का, ताकि हमारे वर्क को कोई हमारे विदाउट परमिशन यूज ना कर सके, और किसी और के वर्क को भी हम उसकी विदाउट परमिशन यूज ना कर सके। और जो सेकंड लेसन हमें इससे सीखने के लिए मिलता है, दूसरे इंसान का एडवांटेज लेना अपने बेनिफिट के लिए। हम सबको पता है लाइफ इज प्रीशियस एंड टाइम इज शॉर्ट। लाइफ बहुत छोटी है और समय बहुत कम है, तो हम हर गलती खुद करके उस गलती से लेसन लेने से अच्छा हम दूसरों की गलतियों से लेसन ले लें। और हर काम को खुद करने से अच्छा है काम को करवाना सीखें। और हम हर काम को अगर खुद से करना शुरू कर देंगे तो हम काफी एनर्जी लूज करेंगे, काफी बर्नआउट फील करेंगे, और काफी बेटर अपनी एनर्जी को सेव करना। और अनफॉर्चुनेटली दुनिया दो चीजों में डिवाइड है, एक इंसान जो खुद काम करके अचीव करता है, और दूसरा वो जो दूसरों से काम करवा के खुद अचीव करता है। ज्यादा अच्छा बनने की कोई भी जरूरत नहीं। लाइफ इज वेरी अनफेयर। हमें चीजों को समझना आना चाहिए, हमें पावर डायनेमिक्स समझ में आने चाहिए। इसलिए हम अभी दुनिया की सबसे फेमस बुक को पढ़ रहे हैं, 48 लॉज ऑफ पावर, जिसकी हम लॉ नंबर 7 पे आ चुके हैं। बाकी लॉज को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके, सी यू देयर।